बायोटेक्नोलॉजी में से एग्जाम में आपके पास 3 to 4 MCQs आ सकते हैं। 3 to 4 क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ से सॉल्व करने, और उन क्वेश्चंस में से स्पेसिफिकली अगर हम टॉपिक देखते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस के, तो एक टॉपिक जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग का ये टॉपिक है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी जीन क्लोनिंग के लिए यूज होता है। तो दोनों के दोनों जो मेथड हैं ये मेथड जीन क्लोनिंग के हैं, इन पे हम बात करेंगे डिटेल में, और ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके एमडी-कैट सिलेबस के अंदर। इसके अलावा इसमें हमने कुछ टेक्निक्स जो है वो डिस्कस करनी है। टेक्निक्स में जैसा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस पे बात करेंगे, इसमें से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है पेपर के अंदर। फिर उसके अलावा डीएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये भी टॉपिक इंक्लूडेड है आपके सिलेबस के अंदर। फिर इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं कि कौन कौन सी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये आपने याद रखनी है, इसकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आनी है कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताएं। और लास्ट में एक टॉपिक जो है वो जीन थेरेपी का है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये आपके पास कंटेंट है जिसमें से 3 to 4 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, और इसके अंदर आपकी जो रीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अगर रीडिंग अच्छी है तो आप इजीली इस पार्ट को जो है वो कवर कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली इस फील्ड को अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय वेरियस टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स उस पर अप्लाई करेंगे फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो इसका मतलब है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट एक फीचर है इसका कि दैट शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए बन जाती हैं या बनाई जाती हैं, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसके रोल या स्कोप के अंदर नहीं आता। तो वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी ड्रग्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसा कि बहुत ज्यादा अचीवमेंट इसके अंदर वो इंसुलिन है, इसी तरह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, इसी तरह से टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर ये है। ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के रिजल्ट में बनाए जा सके हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हैं, तो ये भी इसके रिजल्ट में बनाई जाती हैं। फिर इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ओवरऑल प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया बना सकते हैं जिसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो है इनसे हम डिफरेंट बेनिफिट्स लेते हैं, या इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर हमारे डिजायर्ड जीन्स होते हैं, या इसकी एब्रीविएशन जो है वो GMOs भी है। सो ये भी इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। अब सबसे पहले हम जीन क्लोनिंग के मेथड्स पे आते हैं। तो जीन क्लोनिंग में पहला जो मेथड है उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या मेथड नेम यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहां से मस्ट एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जो है वो आना है। अब जीन क्लोनिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स किस तरह से हम ये मेथड जो है वो इसको अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर चाहिए। इसमें हमें सबसे पहले एक जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा यहां पर हमें मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर्स, और मॉलिक्यूलर सीजर्स में एंजाइम है जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा एंजाइम यूज होता है, इस पे बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए यहां पे वेक्टर। यहां पर वेक्टर हमारे पास बहुत कॉमन वेक्टर है वो प्लाज्मिड है, लेकिन प्लाज्मिड के अलावा भी वेक्टर्स हैं, उन पे भी बात करेंगे, डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है वो हमें एक एक्सप्रेशन साइट चाहिए, एक एक्सप्रेशन सिस्टम चाहिए।
और वो एक्सप्रेशन सिस्टम जो है वो है बैक्टीरिया, एक होस्ट जिसके अंदर हमें वो चाहिए। तो ये चार चीजें हैं, इन चार चीजों पे हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि हमें किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है और हर एक की रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ पॉइंट है इसके अंदर आपने वो नोट करने हैं। सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये वो डिजायर्ड जीन है जो कि हमने कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमने इंसुलिन बनानी है, तो इंसुलिन बनाने के लिए हमें एक जीन चाहिए और वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब वो जीन कहां से ले सकते हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, कहां से ले सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट के कुछ मेथड्स हैं। नंबर वन, कट फ्रॉम द क्रोमोसोम, इसको हम क्रोमोसोम से ले सकते हैं। अब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो सोमैटिक सेल्स हैं वहां पर सारे के सारे जो क्रोमोसोम है उनमें से हम कोई भी जीन जो हमें रिक्वायर्ड होगा वहां से हम कट कर सकते हैं। दूसरा मेथड जिससे जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ले सकते हैं वो है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से भी जीन ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, इसमें जो मैसेंजर आरएनए होता है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है और इस डीएनए को हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। तो डीएनए के अंदर आप जानते हैं जीन होते हैं और वहां हम ये मैसेंजर आरएनए से बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए हम उसको केमिकली सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, केमिकली सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, अगर वो स्मॉल साइज्ड है। इफ इट इज स्मॉल साइज तो इसका मतलब है कि हम उसको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेना है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। अब हमने जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेना है, उसको कट करना है क्रोमोसोम से या सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर सीजर्स रिक्वायर्ड होती हैं जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट हमारा है वो है मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स में डिफरेंट एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसमें बहुत सारे एंजाइम है, जैसे एक एंजाइम जो है वो HINT3 है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और एक एंजाइम है EcoR1, ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इकोलाई से क्योंकि इसको लेते हैं तो इस वजह से इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं EcoR1। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं, पहला तो पॉइंट ये है। अब हम देखते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है लाइक EcoR1 दैट आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, इसको हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, लाइक इकोलाई, हम इसको इकोलाई बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस, ये वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, इसी वजह से हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। यानी इसने, आप जानते हैं कि वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और उसके डीएनए को डैमेज करते हैं, जैसा कि आपने लिटिक साइकिल पढ़ा हुआ है। लेकिन ये एंजाइम जो होता है ये वायरस के अंदर बैक्टीरिया के अटैक को रोकता है, ये उसके डीएनए को डाइजेस्ट कर सकता है, इसी वजह इसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा, इस एंजाइम की जो इंपॉर्टेंस है, इस एंजाइम की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जब भी कट करता है डीएनए को किसी जगह पर तो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वहां पे टारगेट करता है, और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है दैट इज कॉल्ड द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है दैट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस जो कि 4 और 6 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, या हम 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, लेकिन 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड के एक ऐसा सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस अरेंज होता है सिमेट्रिकली इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर अरेंज होता है लेकिन सिमेट्रिकली होता है। अब ये सवाल यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। अब इन केस मैं यहां से आपसे सवाल पूछ लेता हूं, आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है कि नहीं है। लाइक अल्फा में लिख देता हूं AATC, बीटा में लिख लेता हूं AATT, चार्ली में लिख देता हूं CATC, डेल्टा में लिख देता हूं ATAT।
अब आप इसमें आइडेंटिफाई करें, मैंने रैंडमली लिख दिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस इसके अंदर पैलिंड्रोमिक हैं, कौन से सीक्वेंस में इसके अंदर पैलिंड्रोमिक नहीं है। अब हमने टेस्ट कैसे करना है। अब देखिए यहां पर हम अगर ए को देखें कि ये AATC है, अब अगर मैं इसका रिवर्स ऑर्डर में देखता हूं, यहां से कॉम्प्लीमेंट्री करता हूं, तो ये बनेगा GATT। जैसे यहां पर है AATC, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? GATT। तो इसका मतलब है पैलिंड्रोमिक की निशानी यह है कि जब आप इसको इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें वो सेम हो, लेकिन अगर हम इसको उधर से पढ़ रहे हैं और इधर से पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंट है। सो इसका मतलब है ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। दूसरे को आप देखें AATT, अगर मैं इसका रिवर्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखूंगा तो क्या बनेगा? AATT। अब आप देखिए ये पैलिंड्रोमिक है। कैसे? अगर मैं इसको इधर से पढ़ रहा हूं AATT और इधर इसको वापस पढ़ रहा हूं AATT, तो इसका मतलब है कि एक तो ये पैलिंड्रोमिक है, आपको पैलिंड्रोमिक मिलता है। उसके बाद देखें इसको, आप देखें तो क्या बनेगा? GATG, तो इसका मतलब है ये भी पैलिंड्रोमिक नहीं है, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। इसको आप लिखेंगे ATAT। हाँ जी बताएं जरा। ATAT, इसका मतलब है कि ये भी पैलिंड्रोमिक ही है। तो आपको वो जस्ट न्यूक्लियोटाइड दे देगा, 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड, और आपसे पूछेगा इसमें से पैलिंड्रोमिक को आइडेंटिफाई करें, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो कौन सी है? बोथ B एंड D जो है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो इस एंजाइम की ये इंपॉर्टेंस है कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे एक्ट करता है, और इसके अलावा जब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे एक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। स्टिकी एंड्स, क्योंकि हमने उस डीएनए को जो काटा है उसको कहीं पे प्लेस भी करना है, तो वहां पे जरूरी है कि वहां पे स्टिकी एंड्स हो, ताकि वो उसकी इंसर्शन जो है वो पॉसिबल हो सके। तो इसका मतलब है कि स्टिकी एंड्स किस में हेल्प करता है? दैट फैसिलिटेट द इंसर्शन ऑफ जीन। ये जीन की इंसर्शन को फैसिलिटेट करता है, और जब उसको वहां इंसर्ट कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि इसके अलावा कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, या कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी ऐसे हैं जो कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ब्लंट एंड जो होते हैं वहां पर जीन की इंसर्शन पॉसिबल नहीं होती। तो जीन की इंसर्शन कहां पे होनी है? स्टिकी एंड्स पे होनी है। तो इस वजह से अब इन केस में एक जीन ले लेता हूं, अब मैं कहता हूं कि ये एक क्रोमोसोम है। अगर एक एंजाइम यहां पे कट करेगा और यहां से इसको जब कट करेगा, यहां से कट करनी है, अब यहां पर ये वाला जो एंड आपको नजर आ रहा है, इसमें कोई भी ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है जिसके ऊपर जीन इंसर्ट कर सकें, तो ये वाला एंड आपको ब्लंट एंड मिलता है। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर एक और डीएनए आपको दिखाऊं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसके अंदर जो एंजाइम है उसने इसको इस तरह से कट किया है, तो जब इस तरह से कट करेगा तो उसके रिजल्ट में कंडीशन कुछ ये बनेगी कि लाइक दिस, ये यानी अब इसके अंदर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट मिले हैं। जैसा देखें ये इसके साथ, अब ये वाला पार्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आपको मिल जाएगा, और ये वाला पार्ट भी आपको सिंगल स्ट्रैंडेड मिल जाएगा। ये देख, अब इसका मतलब है कि यहां पर जीन जो है वो इंसर्ट हो सकता है, यहां पर जीन इंसर्ट नहीं हो सकता। तो ये वाला जो एंड आपको मिल रहे हैं, दीज एंड्स आर कॉल्ड द स्टिकी एंड। और ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एंजाइम जब काम करता है तो ये ब्रेक करेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, सो इट्स इजी टू इंसर्ट दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां सिंपली ऐड हो सके। तो यहां पर आपने याद रखना है कि स्टिकी एंड्स होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड दैट फैसिलिटेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द फॉरेन डीएनए, इनटू द अदर डीएनए। तो दो सोर्सेज के डीएनए वहां पर मिल जाएंगे, जिनको ओवरऑल हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन के लिए ये एंजाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास थर्ड स्टेप वेक्टर है। वेक्टर एक ऐसा पार्ट है जो हमें रिक्वायर्ड है टू कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि हम उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को रख सकें, उसको कैरी कर सकें। सो इस वजह से में वेक्टर चाहिए। वेक्टर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर मिलते हैं। कौन कौन से वेक्टर हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये एक वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। फीज जो कि वायरस होता है, ये एक वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। इसी तरह से आर्टिफिशियल यीस्ट क्रोमोसोम, ये एक वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। और कॉस्मिड, ये एक वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है।
कॉस्मिड क्या होता है? कॉस्मिड इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड फेज। ये प्लाज्मिड और फेज का एक कॉम्बिनेशन है, इसको हम कॉस्मिड कहते हैं। ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। अब इसमें अगर पूछा जाए सबसे कॉमन वेक्टर कौन सा है, तो इसमें से जो प्लाज्मिड है, विच इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और ये सबसे ज्यादा कॉमन वेक्टर है, मोस्ट कॉमन वेक्टर। अब ये वेक्टर सबसे ज्यादा कॉमन क्यों है? इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ये कॉमन है। इसमें ऐसे जीन्स हैं फॉर डिजीज एंड ड्रग रेजिस्टेंस, इसके अंदर डिजीज या ड्रग रेजिस्टेंस के लिए जीन्स हैं वो इनकॉर्पोरेटेड है। इस वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट या कॉमन वेक्टर है। दूसरा, इसके अंदर साइट होती है फॉर रेप्लिकेशन, या इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है इसके अंदर, और जब इसमें रेप्लिकेशन ओरिजिन होगा जिसकी वजह से भी ये वेक्टर सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। उसके अलावा इसमें साइट है फॉर द एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस, यानी जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करना है उसके लिए भी इसके अंदर जो है वो साइट अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी एक्ट कर सकता है, और साथ इसके अंदर डिजीज ड्रग रेजिस्टेंस के लिए जीन्स हैं, और साथ जो है इसके अंदर रेप्लिकेशन ओरिजिन भी होता है। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से जो वेक्टर है और स्पेसिफिकली जो प्लाज्मिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम इसको जेनेटिक रिसर्च या बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर यूज करते हैं। फिर इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स के अंदर PBR322, PSC101, PUC, इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके अंदर जो है वो रिसेप्टर्स इसके अंदर मिलते हैं, सॉरी टाइप्स मिलती हैं प्लाज्मिड की। और प्लाज्मिड के टाइप्स के अंदर फिर आप देखते हैं कि हर एक के अंदर स्पेसिफिक डिजीज या जो ड्रग है उसके लिए रेजिस्टेंस होती है, और उसकी रेजिस्टेंस में जैसा कि PSC101, इसमें आप रेजिस्टेंस देखते हैं, दे हैव रेजिस्टेंस फॉर द टेट्रासाइक्लिन, इसमें रेजिस्टेंस है फॉर टेट्रासाइक्लिन, और इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है टेट्रासाइक्लिन के लिए भी है, इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो एम्पिसिलिन के लिए भी है। तो इट मींस कि ये स्पेसिफिक जीन्स हैं जिनकी वजह से इनमें रेजिस्टेंस होती है। अब इनमें रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ग्रो कर सकते हैं ऐसे मीडियम के अंदर जहां पर ये वाली एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होती हैं। मोस्टली होता है कि अगर हम इसको आइसोलेट करना चाहते हैं, लाइक हम एक ऐसा बैक्टीरिया लेना चाहते हैं जिसमें ये प्लाज्मिड है, हम इसको आइसोलेट करना चाहते हैं, तो हम ये वाली एंटीबायोटिक अप्लाई कर देते हैं। तो जब ये वाली एंटीबायोटिक अप्लाई करेंगे तो जिनमें रेजिस्टेंस नहीं होगी वो मरना शुरू हो जाएंगे, और जिनमें रेजिस्टेंस होगी वो सर्वाइव करेंगे, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और उसमें उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। तो इसका मतलब है हम उनको चूज करते हैं जिनके अंदर इस तरह के प्लाज्मिड होते हैं। तो प्लाज्मिड की जो इंपॉर्टेंस है, और इससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो इसका है, दैट इज द एक्सप्रेशन सिस्टम। एक्सप्रेशन सिस्टम जो कि एक होस्ट होता है, और इसके अंदर हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं, और एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर जीन एक्सप्रेशन करवाना होता है। जो हमने जीन को इंसर्ट किया है उसको हम एक्सप्रेशन करते हैं, यानी कि अगर हमने कोई प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है, कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करनी है, तो उसके लिए हमें ये वाला सिस्टम, एक्सप्रेशन सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। अब इन केस देखें, एक बैक्टीरिया है, इकोलाई है, अब हमने इसमें से जो प्लाज्मिड है जो कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, उस प्लाज्मिड को हमने यहां से सेपरेट किया, उसको हमने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वहां पे बनाया, कट किया उसके डीएनए को, और उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर हमने जहां पर उसने एक्ट किया वहां हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया। जब हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर ऐड कर देते हैं, नाउ दिस डीएनए इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये भी एक टर्म है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह सकते हैं, या इसके लिए हम वर्ड काइमेरिक डीएनए वर्ड यूज कर सकते हैं। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, काइमेरिक डीएनए का मतलब है कि इसके अंदर डीएनए है फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, दो डिफरेंट सोर्सेज से इसके अंदर डीएनए है, जिसकी वजह से इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब हमने इस डीएनए को एक एक्सप्रेशन सिस्टम में लेके जाना है,
वापस बैक्टीरिया के अंदर रखना है, और बैक्टीरिया में वापस जब इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इस बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं विद द कैल्शियम क्लोराइड। ये वाला एमसीक्यू भी आ सकता है। हम इसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, और जैसे ही इसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो ये मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मेम्ब्रेन क्या करेगी, दैट विल अपटेक द प्लाज्मिड, वो उसको प्लाज्मिड को अपटेक कर लेगा। तो अब ये प्लाज्मिड जब के यहां पर ये अपटेक करेगी, अब हम जानते हैं कि एक तो उसके अंदर अपना डीएनए है, दूसरा जो हमने फॉरेन जीन इंसर्ट किया वो भी उसके अंदर है। अब वो उस एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर रहेगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस बैक्टीरिया को स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करनी है। हम बैक्टीरिया को सर्टेबल कंडीशंस दें। अब सर्टेबल कंडीशंस के अंदर क्या देंगे, हम इसको न्यूट्रिएंट्स देंगे। जैसा कि आप एक मीडियम पढ़ते हैं, एगर मीडियम, जहां बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं, और इसको हम सूटेबल टेम्परेचर दें। और जब बैक्टीरिया को सूटेबल टेम्परेचर या सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगी तो आप जानते हैं कि ये रेप्लिकेट करेंगे, इसमें रेप्लिकेशन होगी। और आप जानते हैं कि बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर 1 से 2 बन जाते हैं, अगले 20 मिनट 2 से 4 बन जाएंगे, तो वो डबल होते जाते हैं एवरी 20 मिनट इफ देयर इज अ सूटेबल कंडीशन। तो हर 20 मिनट के बाद उनके अंदर रेप्लिकेशन हो रही होती है। तो जब रेप्लिकेशन होगी बैक्टीरिया की, तो उससे हमें क्या फायदा होगा, उससे हमारा जो जीन था उसकी क्लोनिंग हो रही, जो हमने जीन रखा था वहां पे। अब जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो साफ ज़रा प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा। जब प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा तो उस प्लाज्मिड के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो भी मल्टीप्लाई करेगा। तो अब हमने क्या करना है, उसको सुटेबल कंडीशन में रखना है। जब हम सुटेबल कंडीशन के अंदर रखते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, इसी चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी। अब जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है, दैट इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया और द बैक्टीरियोफेजेस दैट कंटेनिंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब हमें जब भी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा तो हम यहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक जीनोमिक लाइब्रेरी बन चुकी है। इसमें बैक्टीरिया की कलेक्शन भी हो सकती है या वायरसेस की कलेक्शन भी हो सकती है, बैक्टीरियोफेजेस की। दूसरे नंबर पे इसकी रेप्लिकेशन के साथ साथ अब ये जीन जो है, क्योंकि एक मेटाबॉलिक सिस्टम है, इस जीन का एक्सप्रेशन होगा इसके अंदर, ये एक्सप्रेस भी करेगा। और जब एक्सप्रेस करेगा तो एक्सप्रेस करने के दौरान आप जानते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनाएगा, और जब वो प्रोटीन बनाएगा, इन केस हमारा जो जीन था, दैट जीन इज फॉर द इंसुलिन, तो अब वो जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन इंसुलिन है। अब हम इसके लिए वर्ड एक यूज करते हैं कि बैक्टीरिया को अगर हम यहां एक वर्ड यूज करेंगे बायोरिएक्टर्स, तो वो हमारे लिए वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देगा। तो हम वहां से इंसुलिन ले सकते हैं, हम वहां से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ले सकते हैं, हम वहां से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले सकते हैं, हम वहां से टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम वहां से ऑब्टेन करते जाएंगे। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को मेंटेन रखना है, और बैक्टीरिया को मेंटेन रखेंगे, हमें वो जीन भी मल्टीप्लाई करके देते जाएंगे, और हमें वो जो प्रोडक्ट्स है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वो भी हमें वहां से देते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सिंपली यहाँ याद रखना है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें हमें 2 चीजें मिलती हैं, एक तो जीन की क्लोनिंग भी हो जाती है, और दूसरा वहां पर जो प्रोडक्ट है, जो कि कोई भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, वो भी हम वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करेंगे अगले मेथड की तरफ, जहां जीन क्लोनिंग तो हो सकती है लेकिन हमें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलती, दैट इज कॉल्ड द पीसीआर। तो एक मेथड है वो एफिशिएंट, जिसके रिजल्ट में हमें बहुत जल्दी और कम वक्त के अंदर बहुत सारे जीन, और स्पेसिफिकली टारगेटेड जीन, एक छोटे से छोटा पार्ट भी जीन का 1 ppm या लेस पार्ट को भी हम वहां ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन इसको रिप्लेस नहीं करता पीसीआर। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड जीन क्लोनिंग के लिए हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द पीसीआर। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और मस्ट क्वेश्चन इससे एक पूछा जाना है, 3 से 4 सवाल आने हैं। इसमें से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और एक यहां से, और बाकी को 2 सवाल आपको जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें से पूछे जाएंगे। तो पीसीआर का मेथड कैरी बी मिलर्स ने डेवलप किया इन 1983। अब इस मेथड की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें हम टारगेटेड डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। टारगेटेड डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड, और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कम टाइम के अंदर हम इसको
अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा कि हम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए एंड लेस देन 1 ppm इसको भी एम्पलीफाई कर सकते हैं, यानी छोटे से छोटा जो पार्ट जो है उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये वाला मेथड जो है ये फोरेंसिक साइंस के अंदर ये बहुत सी जो जेनेटिक डिजीजेज है उनको देखने के लिए, वायरल इंफेक्शंस को देखने के लिए, इसके अलावा जो पेटेंटी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको देखने के लिए, यानी ये सारे का सारा जो एप्लीकेशन है वो आपको इसके अंदर मिलेगी। अब पीसीआर में हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर सवाल इनके स्टेप्स में से ही आता है, और स्टेप्स का सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन या हीटिंग। दूसरा स्टेप जो है वो इसके अंदर आता है अनीलिंग या फ्रीजिंग, भी इसके लिए वर्ड यूज किया था क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज होता है। तीसरा जो इसके अंदर स्टेप है दैट इज एक्सटेंशन। तो 3 स्टेप्स के अंदर हम इसको यूज करेंगे। और दूसरा जो पीसीआर है ये एक ऑटोमेटिक मशीन में होगा विच इज कॉल्ड द थर्मो रिसाइक्लर्स। हाई टेम्परेचर में उसको अचीव किया जाता है और ये स्टेप जो है वो साइकिल की फॉर्म में होते हैं। अब लाइक मैं यहाँ डायग्रामेटिकली कुछ स्टेप्स को हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अचीव करते हैं। अब देखें लाइक ये हमारे पास एक डीएनए है और डीएनए आपस में उनके न्यूक्लियोटाइड के दरमियान पेयरिंग हुई है और इसके अंदर ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड। सो दिस द डीएनए। अब सबसे पहले हम यहां पर इसकी जो उसके अंदर जो है ना अनकॉइलिंग करवाएंगे और इनके दरमियान ये बॉन्ड है इनको ब्रेक करेंगे, जिसकी वजह से हमें यहां पर जो फर्स्ट स्टेप है हम इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के अंदर हम इसके अंदर हीट करते हैं और हीट यहां पर टेम्परेचर कितना होता है अबाउट 94 to 96 डिग्री, इतना टेम्परेचर जो है वो यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, या 98 डिग्री तक भी लिखा होगा। तो यहां पर हम इसको इतना टेम्परेचर, अब ये टेम्परेचर क्या करता है, ये टेम्परेचर यहां पर ये जो बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करेगा। अब आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यही काम जो 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए वो हेलिकेज करता था या टोपोआइसोमेरेज वहां पर यूज होता था, लेकिन यहां पर उसके लिए हम हीट करते हैं। तो हीट करके उन 2 स्ट्रैंड्स को अलग कर लेते हैं और ये हीट इसको कितनी देर के लिए की जाती है, टाइम भी आपने याद रखना है। तो 1 मिनट के लिए इसको हीट किया जाता है और जैसे हम इसको हीट करेंगे उसके रिजल्ट में ये स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाए। ये स्ट्रैंड अलग हो गया और ये स्ट्रैंड इससे अलग। ये हम 5 प्राइम एंड लिख रहे हैं, इधर जो है वो 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम। अब सेकंड स्टेप जो है दैट स्टेप इज अनीलिंग। अब अनीलिंग में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होना है वो है एडिशन ऑफ प्राइमर। हमने यहां पर प्राइमर को ऐड करना है और प्राइमर जो है ऐड करेंगे वो 3 प्राइम एंड पर प्राइमर जो है वो ऐड होगा। अब प्राइमर क्या होता है, हमने इधर प्राइमर ऐड कर दिया और इस स्ट्रैंड के ऊपर भी हम प्राइमर को ऐड कर देंगे। अब प्राइमर क्या है, प्राइमर एक न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है और इसमें 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 20 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और याद रखना है कि यहां पर जो प्राइमर होता है वो डीएनए वाला प्राइमर होता है, क्योंकि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं जो डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ी। तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो प्राइमर था वो आरएनए वाला प्राइमर था और उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स थे, 10 न्यूक्लियोटाइड, जो सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है। लेकिन जो यहां पर हम एक आर्टिफिशियली डीएनए को एम्पलीफाई करवाते हैं, यहां पर जो प्राइमर होगा वो डीएनए वाला प्राइमर होगा और कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 20 न्यूक्लियोटाइड यहां पर होंगे। अब साथ ही जो टेम्परेचर है वो हम यहां पर अबाउट 54 to 56 डिग्री कर दें, टेम्परेचर कम हो गया, या 50 to 60 डिग्री के दरमियान जो भी रेंज आएगी आप उसको चूज कर सकते हैं। अब इतनी डिग्री के अंदर यहां पर प्राइमर जो है वो दोनों तरफ ऐड हो गया। अब प्राइमर को ऐड करने के बाद ही जो पॉलीमरेज है वो अपना एक्शन कर सकता है, यानी पॉलीमरेज जो है वहां पर स्ट्रैंड्स को इनलोगेट कर सकता है। तो जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम चलें, थर्ड स्टेप विच इज कॉल्ड द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर ये जो स्ट्रैंड है ये लंबे होंगे और यहां पर अब पॉलीमरेज का एक्शन होगा।
और यहां पर जो पॉलीमरेज ऐड किया जाता है जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, क्या नाम है उसका? टैग पॉलीमरेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, टैग पॉलीमरेज। अब ये टैग पॉलीमरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया उसका नाम है थर्मस इक्वेटिकस, और ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग पे रहता है, यानी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर यह सर्वाइव करता है, जिसकी वजह से हमें यहां पर एंजाइम जो यूज करना है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमने ये टैग पॉलीमरेज यहां से लिया है, थर्मस इक्वेटिकस। और इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये वाला डीएनए पॉलीमरेज इस थर्मोस्टेबल, जो हम सेल के अंदर डीएनए यूज करते हैं पॉलीमरेज, वो 37 डिग्री पे काम करे हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के अंदर, लेकिन ये वाले की ये इंपॉर्टेंस है कि ये हाई टेम्परेचर, यानी कि ये वैसे तो 100 टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, लेकिन यहां जो टेम्परेचर होगा वो 72 डिग्री होगा। अब यहां पर देखें, ये दो स्टैंड्स थे, इन दो स्टैंड्स के साथ यहां पर प्राइमर ऐड था, यहां पर भी प्राइमर ऐड था, अब यहां पर भी प्राइमर ऐड। और डीएनए पॉलीमरेज की ये इंपॉर्टेंस होती है कि जिस जगह प्राइमर होता है उसने वहीं एक्ट करना है और उस स्टैंड को लंबा करना है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो स्टैंड को लंबा करना शुरू कर देगा, और यहां से ये वाला डीएनए पॉलीमरेज इस स्टैंड को लंबा करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि टैग पॉलीमरेज इन स्टैंड्स को ग्रो करवाएगा, और टेम्परेचर जो यहां पर होगा दैट इज अबाउट 72 डिग्री, इतने टेम्परेचर पर एक्सपेंशन होगी। अब हमारे पास यहां पर एक डीएनए था, एक डीएनए से हमारे पास दो डीएनए बन चुके हैं। अब ये जो दो डीएनए हैं डेवलप हुए हैं, अब ये दोबारा से रिपीट होगा। जैसे मैंने कहा था कि दिस इज लाइक द थर्मोसाइक्लर, अब ये रिपीट होगा, रिपीट होगा, इसके बहुत सारे साइकिल्स होंगे, और अबाउट 25 टू 40 साइकिल जब होते हैं, और इसके रिजल्ट में जो डीएनए है वो डबल होता है। यानी ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो एक मशीन के अंदर, उस मशीन के अंदर हमने लोड कर दिया अपना सैंपल, वो टारगेटेड पार्ट, साथ हमने जितने भी जो अनीलिंग है, प्राइमर है, वो सारा कुछ उसके अंदर ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद उस मशीन को हमने कमांड दी है और वो डीएनए को एम्पलीफाई करना शुरू कर दें, और डीएनए एम्पलीफाई होता जाएगा, और जो हमारा रिक्वायर्ड टारगेटेड डीएनए था वो एम्पलीफाई होता जाएगा। और उससे उसके बाद फिर हम फर्दर जब इस पे डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, हम फोरेंसिक साइंस के अंदर इसको यूज करते हैं। इस तरह मैंने बताया कि डिफरेंट जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है। जो पेटेंटी डिस्प्यूटेड पेटेंटी होती है कि पेरेंट्स जो है समटाइम हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चे जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं, तो उनको देखने के लिए कि कौन सा किस पेरेंट का बच्चा है, तो वहां पर भी हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो इसको यूज करते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने लाजमी याद करना है। और दूसरा ये जो मैथड्स और स्पेसिफिकली जो टॉपिक में से आपको आना है क्वेश्चन, वो ये टेम्परेचर है, और दूसरा टाइम पीरियड। तो 1 मिनट के लिए ये होगा, अनीलिंग जो है ये 2 मिनट्स के लिए होती है, ये होगा, और ये वाला प्रोसेस होता है वो 1.5 मिनट्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 to 2 मिनट्स के लिए ये होगा। तो आप देखेंगे ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें 4.5 मिनट्स लगते हैं एक डीएनए को डुप्लीकेट होने के लिए। तो इट मींस के जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी उससे बहुत ज्यादा क्विक मेथड है ये। लेकिन सिर्फ यहां कि हम इसमें से प्रोडक्ट नहीं ले सकते, लेकिन डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए एक क्विक मेथड है जिसमें हम डीएनए एम्पलीफाई कर सकते हैं।